हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 सोशियोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा एज यू ऑल कैन सी कि गले के साथ प्रॉब्लम है, बट स्टिल आई विल ट्राई मैं लाउड एंड क्लियर बोलूँ ताकि आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाएँ। वीडियो में थोड़ा डिले हो गया है, आई नो फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट में थोड़ा डिले है अभी, बट डोंट वरी, बिफोर योर एग्जाम पर्टिकुलरली आई विल ट्राई कि मैं सारे चैप्टर कवर करूँ। अभी थोड़ा सा शेड्यूल थोड़े टाइम के लिए बिजी चल रहा है, बट स्टिल आई ट्राई कि आप लोगों को वीडियो एक रेगुलर इंटरवल पे मिल पाएँ। बट ये कंसेप्ट अभी हम लोग आज कवर करते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लास के बारे में और चीज़ें इन्फॉर्म करूँगी। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोग सोसाइटी सोशियोलॉजी का मीनिंग देख चुके थे। हमने देख लिया था सोसाइटी क्या होती है, हमने देख लिया था सोशियोलॉजी क्या होती है, और उसके बाद आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं हमने वो एग्जाम्पल भी देखे थे, राइट। आज हम बात करेंगे उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए कि उन एग्जाम्पल्स को देके ही चैप्टर आपको बेसिकली समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आई होप आप लोगों को याद होंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल हमने डिस्कस करे थे। हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करा था एक स्ट्रीम चूज को लेके, लाइक आपको क्लास 11th में ऑप्शन मिलता है कि आप आर्ट्स, कॉमर्स या आपका साइंस में से क्या स्ट्रीम लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे उसमें देखेंगे कि उन तीनों स्ट्रीम में से जो आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता था वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता था, बहुत सारे फैक्टर थे जो उसमें एक इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते थे। तो उस बात से हमें क्या पता चलता है, उन सारे एग्जाम्पल से हम किस कंक्लूजन पे आए कि हाउ सोशियोलॉजी स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल, कि सोशियोलॉजी में हम कैसे देखेंगे कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो इंटरैक्टेड है। हम एज एन इंडिविजुअल मिलके क्या बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, और हम इंडिविजुअल इस सोसाइटी से किस तरीके से रिलेटेड हैं, और इंडिविजुअल आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, और सोशियोलॉजी इन इंडिविजुअल से किस तरीके से रिलेटेड है। मतलब ये सब लोग आपस में एक दूसरे पे क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो यानी कि सोसाइटी और इंडिविजुअल एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी। जो आप इस पूरी 11th 12th के सोशियोलॉजी जब आप पढ़ोगे उसमें आप ये सारी चीजें डिटेल में देखोगे। अब हम देखते हैं, देखो जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि चूजिंग स्ट्रीम। अब यहाँ पे दो मैटर है। चूजिंग स्ट्रीम, जो स्ट्रीम चूज करनी थी वो आपका एक पर्सनल वरी थी, मतलब आपका एक प्रॉब्लम था जो आपके इंडिविजुअल पर्सनल से रिलेटेड था। वो कोई पूरे देश का जो था ग्लोबल मैटर नहीं था, ग्लोबल इशू नहीं था। दैट इज योर पर्सनल वरी, मतलब आपका, आपके पेरेंट्स का, वो आप लोगों की वरी था। बट कहीं ना कहीं अगर चूजिंग स्ट्रीम को लेके बात की जाए तो ये एक ब्रॉडर पब्लिक इशू भी था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज को समझने का। आपको पता है अभी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या है पूरी डिटेल में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, तो आप क्या है उसके लिए तो वो वीडियो देख सकते हैं। बट उसके थ्रू क्या किया गया है, आपकी ये जो स्ट्रीम चूज का कहानी थी कि ये बच्चा ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, ये बच्चा यही सब्जेक्ट पढ़ेगा आर्ट्स में, कॉमर्स में, इसको खत्म कर दिया गया है। नाउ 10th के बाद अगर आपको फिजिक्स पसंद है और वहीं आपको सोशियोलॉजी भी पसंद है तो आप फिजिक्स और सोशियोलॉजी भी साथ साथ पढ़ सकते हो। ये चीज चेंज की गई है, एक मेजर चेंज ये भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो समझ में आई ये बात आपको। स्ट्रीम चूज करना कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी बन रहा था कि बच्चा एक सब्जेक्ट तो बड़े मजे में पढ़ रहा है, वहीं दूसरे सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करें तो ये एक क्या था, ब्रॉडर पब्लिक इशू भी था। इसी वजह से हमने चेंज करके क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। मैं बार बार बोल के चल रही हूँ, पिछली क्लास में भी बताया था, एग्जाम्पल आपके आसपास हैं, जस्ट ओपन योर आइज एंड सी द एग्जाम्पल्स। और यही एग्जाम्पल एग्जाम में लिखने हैं। बहुत से बच्चे 11th की बात हो, 12th की बात हो, मेनी स्टूडेंट आस्क बुक के लिए एनसीईआरटी, कोई और बुक आपको रेफर नहीं करनी है, जस्ट रीड एनसीईआरटी थॉरोली, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ आपकी एनसीईआरटी से ही हम ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जस्ट वॉच दीज वीडियो, रीड एनसीईआरटी। आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर के लिए बच्चे पूछते हैं, देखिए क्वेश्चन आंसर के लिए मैं ऐसे कोई एक बुक रेफर नहीं कर रही हूँ, ऐसे तो आप कोई भी बुक लोगे सारी बुक्स में क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगी बुक पढ़ने के बाद, ये सब समझने के बाद, प्लीज ट्राई टू राइट योर आंसर। आप आंसर्स लिखिए, मुझे भेजिए आंसर्स, मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगी कि आपने क्या गलती करी है। बट डू नॉट मतलब आप 11th में आके भी आप ये काम मत कीजिए ना कि आप किसी गाइड से पर्टिकुलर फुल मार्क्स उठा लिए, एमबीडी उठा ली, हम उसमें से रट के आंसर लिख लेंगे। तो प्लीज ऐसा काम मत कीजिए, ये आपके लिए ही प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इतने एक चैप्टर से मैं भी अगर फॉर एग्जांपल बात करूं तो हर एक लाइन से मैं क्वेश्चन क्रिएट कर सकती हूँ। तो इतने आंसर 50-100 आंसर आप एक चैप्टर से याद करेंगे एक सब्जेक्ट के लिए, और आप देखिए आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा मत कीजिए अपने साथ, ट्राई कि खुद से ही आंसर लिखें।
ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे सोशियोलॉजी, इस पर्टिकुलर आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर में या सोशियोलॉजी में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो पहला टास्क, पहला जो टॉपिक, पहली जो थीम रहेगी जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है डिटेल में, वो रहेगी कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशू, कि पर्सनल प्रॉब्लम क्या है और पब्लिक इशू क्या है, जैसा हमने अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा, आपकी स्ट्रीम वाले एग्जाम्पल के थ्रू। वही अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है रिलेवेंट सोसाइटी का। सोसाइटी क्या है ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज सोसाइटी। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? रिलेवेंट वर्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है? इंपॉर्टेंट। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज रिलेवेंट सोसाइटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सोसाइटी? तो देखिए सबके लिए मीनिंग अलग अलग होता है। मैं कहूंगी मेरे लिए ये सोसाइटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्टिकुलर कोई गांव का पर्सन है, ठीक है, वो गांव से बिलोंग करता है, तो उनके लिए एक रिलेवेंट सोसाइटी वो होगी जहां पे उन्हें ओपन एटमॉस्फेयर मिलेगा, जहां पे उन्हें थोड़ी नेचुरल चीजें मिलेंगी। वो एक बंद 1 BHK फ्लैट में रह के अच्छे से नहीं रह पाएंगे। वहीं जो पॉश एरिया के पर्सन्स हैं, मतलब जो हाई फाई सोसाइटी से बिल्कुल एलिट क्लब से बिलोंग करते हैं, दे वांट कि प्रॉपर हमारा एक अच्छा खासा वेल फर्निश्ड प्रॉपर अच्छे से एक घर हो, फ्लैट मिला हो, फैसिलिटीज वहीं के वहीं आसपास हमें सारी मिल रही हो, हमें बहुत ज्यादा ट्रैवल करके इधर उधर ना जाना पड़े, उसी पर्टिकुलर अपार्टमेंट में हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हो। ये मैं सिर्फ हाउसिंग को लेके बात कर रही हूँ, है ना। तो उनके लिए रिलेवेंट सोसाइटी का मतलब बदल जाएगा। तो आप देख रहे हो सोसाइटी का मतलब भी अलग अलग क्या रखता है, लोगों की इनकम के हिसाब से, लोगों पर्टिकुलर किस जगह से बिलोंग करते हैं उनके हिसाब से, उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, उनकी एजुकेशन के हिसाब से, इन सब चीजों पे भी हमारा मीनिंग जो है वो डिपेंड करता है। तो रिलेवेंट सोसाइटी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है। रिलेवेंट सोसाइटी क्या, जहां से वो इंडिविजुअल बिलोंग कर रहा है, आपका नेबरहुड कैसा है आसपास का, आपकी कम्युनिटी क्या है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हो, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्सन के लिए किसी एक सोसाइटी को क्या बना देते हैं, रिलेवेंट बना देते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में जो दूसरा मेरा टास्क हुआ, जो दूसरा टॉपिक हमें देखना होगा, वो देखना होगा कि एन इंडिविजुअल मे बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन सोसाइटी। कैसे? देखिए मैं एक पर्टिकुलर जगह रह रही हूं तो वो मेरा हो गया सोसाइटी, एक नेबरहुड है वो मेरा हो गया सोसाइटी। इसके साथ साथ मैं एक टीचर हूं तो मैं एक और कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हूं, टीचिंग कम्युनिटी से, टीचर्स की कम्युनिटी से। तो वो एक कम्युनिटी मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो भी मेरी क्या हो जाएगी, एक सोसाइटी हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग देखिए अपनी फैमिली में रह रहे हैं, दैट इज द सोसाइटी। आप लोग स्कूल जा रहे हैं, वहां पे भी एक ग्रुप है, वो भी एक सोसाइटी है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई कोचिंग क्लासेस, कोई एक्स्ट्रा क्लब्स वगैरह होते हैं, वो सब ज्वाइन कर रखे, जैसे किसी ने म्यूजिक क्लासेस, किसी ने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर रखा है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये आपकी एक और सोसाइटी हो जाती है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक से ज्यादा सोसाइटी का भी पार्ट हो सकता है। कुछ मुश्किल था यहाँ पे, डायरेक्ट हमें बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम देखेंगे कि सोसाइटी, ये हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं मीनिंग ना, ये वही मीनिंग है कि सोसाइटी जो होता है, ये जो सोशियोलॉजी है ये स्टडी करता है, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की स्टडी करना है सोशियोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे हम इस सोसाइटी की स्टडी को अलग रखते हैं किससे, आपके फिलोसफिकल और रिलीजियस रिफ्लेक्शन से। मैंने बोला हम किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, हमारी क्या फिलॉसफी है, उस चीज को अलग रख के आप सोसाइटी की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आप स्टडी करने निकल रहे हो, आप अपने रिलीजन को ही प्रेफरेंस दे रहे हो, आप सामने वाले के रिलीजन की ना रिस्पेक्ट कर रहे हो ना उसके बारे में सुन रहे हो, तो आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाओगे। देन आपकी स्टडी क्या होगी, बायस और पार्शियल होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलोसफिकल और रिलीजियस रिफ्लेक्शन को आपको क्या रखना है, आपको अलग रखना है, एज वेल एज अवर एवरीडे कॉमन सेंस बिहेवियर अबाउट सोसाइटी। आपका रोजाना का नॉर्मल जो आप देख रहे हो अपने आसपास, और आपका कॉमन सेंस क्या कहता है सोसाइटी के बारे में, यही सोशियोलॉजी है। इतना आपको अब तक एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि मैं कोई हिस्ट्री में या पॉलिटी में घुस के आपके एग्जाम्पल निकाल के नहीं ला रही हूँ। मैं एग्जाम्पल क्या ले रही हूँ, जो आपके आसपास हो रहा है, एंड विल ट्राई कि हम ऐसे ही एग्जाम्पल लें जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं और जिनसे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, लिंक कर पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये सोशियोलॉजी का कंसेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पे हमें तीसरी बात ये पूरी स्टडी करनी है। उसके बाद हमें स्टडी करना है कि सोसाइटी को पढ़ने के तरीके क्या है, मतलब कैसे हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे। तो एक हिस्ट्री से आते आते इसकी जो ग्रोथ हुई, ठीक है, ये जो ग्रोथ हुई है सोसाइटी की, वो हम क्या देखेंगे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहले के समय पे कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। पहले के समय पे आपको पता होगा अनटचेबिलिटी बहुत एग्जिस्ट करती थी। चलो पेरेंट्स के समय पे नहीं थी, मान लो ग्रैंड पेरेंट्स के समय पे बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी कि वो लो कास्ट का पर्सन है, ठीक है, उसके साथ खाना नहीं खाना है, प्रॉपर आप बैठे हो तो उसके साथ नहीं बैठना है, टच नहीं करना है।
यहाँ तक की डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में थी। बट क्या आज की डेट में आप ऐसा देखो तो आज की आपकी सोसाइटी, अभी सिर्फ मैं अपनी इंडियन सोसाइटी को लेके ही बात कर रही हूँ, तो क्या आज की डेट में भी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है? क्या जितनी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट चीज़ें पहले अडॉप्ट की जाती थी, पहले फॉलो की जाती थी, कि आज भी वही चीज़ें हैं? आज आप हर रिलीजन, हर कास्ट, हर ट्राइब, हर कम्युनिटी के लोगों के साथ स्पेस शेयर कर रहे हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका ऑफिस प्लेस हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे आप जहाँ पे रह रहे हो, आपका नेबरहुड हो। तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा आज की डेट में नहीं है। तो क्या था और कैसे कैसे ग्रो हो रही है चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ों के मतलब बदल रहे हैं, वो भी हम लोग पूरा यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। उसके अलावा सोशियोलॉजी इंडिया में कैसे आई? सोशियोलॉजी तो थी ना, सोसाइटी तो थी, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग रह तो रहे थे, तो वो सोसाइटी थी, लोग थे, इंडिविजुअल थे, उनका आपस में रिलेशन था, दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो क्या तब से हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं जब से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ? कब से ये एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया कि सोशियोलॉजी जो है ये हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों के लिए सोशियोलॉजी की स्टडी करना भी जरूरी है। तो इंडिया में ये चीज कैसे आई? हमें बाहर, तो इंडिया में कैसे आई के लिए हमें ये भी जानना पड़ेगा सबसे पहले कहाँ आई, कैसे इसका इवोल्यूशन एज अ सब्जेक्ट हुआ, वहां पे ये एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुई, तब हमने वहां से इस सब्जेक्ट को अपने यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करा। तो ये भी हम लोग देख के चलेंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमने देखा टास्क हमें क्या क्या करने हैं, थीम क्या क्या है, पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल क्या है ये आपको समझ में आता है, ऑलरेडी पता है। इमेजिनेशन क्या है, आई होप आपको इमेजिनेशन का मतलब भी पता होगा। आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग क्या है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की अगर हम लोग बात करें और यहाँ पे हमें लिंक करना है पर्सनल प्रॉब्लम को पब्लिक इश्यूज से। ठीक है, तो देखिए सी राइट मिल करके एक पर्सन है जिन्होंने आपको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के कंसेप्ट के बारे में बताया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि पर्सनल और पब्लिक कैसे रिलेटेड है। बहुत नॉर्मल से एग्जाम्पल है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, कोरोना केस चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के घर में किसी को कोरोना हो गया, इंडिविजुअल प्रॉब्लम उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। ठीक है, बट वो कोरोना ओवरऑल भी तो एक प्रॉब्लम है, वो कोरोना एक पब्लिक इशू भी तो है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, रोड खराब है। ठीक है, कोई पर्सन गया, किसी एक घर में बच्चा था, वो उस गड्ढे में गिर गया, पर्सनल प्रॉब्लम थी उस फैमिली की, उस बच्चे की, कि वो बच्चा गिर गया, उसे चोट लग गई। बट कल को आसपास की कॉलोनी में जितने घर हैं, किसी ना किसी का मेंबर उस गड्ढे में गिर सकता है, तो वो वहां पे उस कॉलोनी के लिए इशू बन जाएगा कि इस गड्ढे को, इस रोड को हमें ठीक कराना चाहिए। तो कैसे एक पर्सनल प्रॉब्लम भी क्या बन सकती है, आपकी पब्लिक प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, बच्चे जो है आजकल चीजों को गेमिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, किसी घर में एक बच्चा बहुत ज्यादा गेमिंग कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, स्टडी इंपैक्ट हो रही है। तो गेमिंग उस घर की एक प्रॉब्लम थी, बट गेमिंग ओवरऑल एक पब्लिक इशू बन सकता है। सोसाइटल टेंडेंसी बढ़ रही है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इंटरैक्ट नहीं करते हैं, आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा हैं, आपस में इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें, ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, चीजों का प्रेशर बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज का सोसाइटल टेंडेंसी बढ़ रही है। किसी एक घर में ऐसा एक केस हुआ तो वो पर्सनल प्रॉब्लम थी, बट इट इज द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक इश्यूज एज वेल। समझ में आई है इतनी बात की पर्सनल और पब्लिक भी कनेक्टेड होते हैं आपस में चीजें। वहीं मैं आपसे बात करूं, देखिए पर्सनल प्रॉब्लम क्या होती है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है ना, उसे मैं कहूंगी ट्रबल, की वो आपकी परेशानी है। और वो परेशानी क्या, वो ऑकर करती है विद इन द कैरेक्टर। देखो किसी की, अब देखो हर बच्चे में प्रेशर है, हर बच्चा तो सुसाइड नहीं कर रहा, पढ़ाई तो उतनी है। मैं अगर एग्जांपल लूं कि मेरे पास एक न्यूज आई कि इस पर्टिकुलर बच्चे ने ड्यू टू द प्रेशर ऑफ स्टडी सुसाइड कर लिया, तो भाई स्टडी का प्रेशर तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पे था, बट हर बच्चे ने तो सुसाइड नहीं किया था। तो व्हाट इज द रीजन, वो डिपेंड करता है उस पर्सन खुद इंडिविजुअल पे, ऑकर विद इन द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, की उस पर्सन का कैरेक्टर कैसा है टू फाइट बैक। कोई बात नहीं, फेलियर ही तो आएगी, ट्राई करते हैं, लड़ते हैं, दोबारा कोशिश करेंगे, ऐसा भी इंडिविजुअल का क्या हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल का क्या कैरेक्टर था और वो आसपास में कैसे रिलेशन शेयर करता है लोगों से। अब एक बच्चा है बहुत लड़ाकू है, कोई कुछ कह दे वो लड़ लेता है सबसे, तो परेशानी तो वो अपने लिए खुद ही बुला रहा है। ठीक है, तो जो बहुत नॉर्मल एग्जांपल उठा रही हूँ, आपको कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ, टॉपिक आपको समझ में आ जाए इसलिए आप लोगों से रिलेटेड बहुत कॉमन एग्जांपल मैं यहाँ पे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा के चल रही हूँ। ठीक है, एंड रिलेशन विद द अदर्स, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जो पर्सनल ट्रबल्स हैं ये आपकी, इनका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, मुझ पे, मैंने परेशानी बुलाई मुझ पे, या फिर मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स पे, या फिर मान लो मेरे दोस्त थे मेरे साथ इन्वॉल्व, उन पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर पे झूठ बोल के आ गई हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के घर ग्रुप स्टडी करने जा रही हूँ, और जी फ्रेंड्स का प्लान बन गया कि चलो घूमने चलते हैं। अब घूमने चलते हैं, अब फादर ने देख लिया बच्चे घूम रहे हैं, अब घर जाके लगेगी क्लास, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मुझ पे पड़ेगा।
मुझ पे पड़ेगा, हो सकता है पेरेंट्स जी दोस्त को भी बुला ले कि भैया क्या बात है, आप लोग तो पढ़ने वाले थे, दोस्त से दोस्त के पेरेंट्स तक भी बात जा सकती है। तो ये एक लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा मुझ पे, मेरे आसपास के लोगों पे, फ्रेंड फैमिली जो लोग भी इन्वॉल्व थे उन पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ा। तो दिस इज पर्सनल प्रॉब्लम और ट्रबल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक से जो भी रिलेटेड होता है इशू, वो मुद्दे हो जाते हैं जो पूरी पब्लिक से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये मैटर होता है लोकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में देखो, सिर्फ एनवायरनमेंट ये हवा पानी धूप पेड़ पौधों की बात एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट बहुत सारे तरीके का होता है। अब क्या होता है, छोटा सा वर्ड है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग बॉदर ही नहीं करते हो। आप एनवायरनमेंट आया, आपने वर्ड को इतना डीपली, आप रीडिंग इतनी डीपली कर ही नहीं रहे हो कि आप लाइन बाय लाइन मतलब समझो, तो आप तो ऐसे ही निकल जाओगे। लेकिन यहाँ एनवायरनमेंट का मतलब क्या, पेड़ पौधे हवा पानी नहीं है। एनवायरनमेंट का मतलब द थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स, जो आपके आसपास है। सोसाइटल, सोसाइटी को लेके, ठीक है। इसके कि पर्टिकुलर देखो, गर्ल्स बॉयज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होना, या कोई खड़ा है, हम आसपास के लोग थिंकिंग प्रोसेस बना लेते हैं, चार लोग क्या कहेंगे वाली कहानी। तो एनवायरनमेंट में क्या हुआ, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाता है आपका, ट्रेंड्स एंड ये फैशन चेंज होते रहते हैं, इंटरनेशनल चीज़ों का इंपैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है अपने आप में। तो मैटर इन द लोकल एनवायरनमेंट एंड द रेंज ऑफ द इनर लाइफ, मतलब जो भी मुझसे रिलेटेड है, जो भी हमसे रिलेटेड है, ठीक है, एज अ पब्लिक से रिलेटेड है। अब एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इम्पैक्ट था, इश्यूज था, तभी चेंज किया गया, पॉलिसीज लाई गई। हमारे यहाँ पे खेती, मतलब पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं था, प्रॉब्लम चल रही थी, दैट्स वाई चेंजेस के लिए सोचा गया, रिफॉर्म के लिए सोचा गया था। तब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, नई वैरायटी के सीड्स लाए गए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाई गई ताकि चीजों को बदल सके, ठीक है। तो वो एक पब्लिक मैटर था, वो सबसे कनेक्टेड था। तो आई होप यहाँ पे आपको पब्लिक और पर्सनल का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था सोशल इमेजिनेशन, और यहाँ पे सी राइट मिल ने ये कंसेप्ट दिया, और यहाँ पे इन्होंने पब्लिक और पर्सनल इश्यूज को लेके बात की। जो हमने देखा था कि हमारा क्या है, थीम थी ये पहली, कि कैसे पब्लिक और पर्सनल प्रॉब्लम जो होते हैं, पर्सनल जो प्रॉब्लम है किसी इंडिविजुअल की, ट्रबल से, और पब्लिक इश्यूज जो है वो कनेक्टेड होते हैं। क्लियर हुई ये बात? आई होप इसमें डाउट नहीं होगा। अब मैंने आपको बता दिया एक तरीके से, आपके पास चैप्टर का इंडेक्स, सब पॉइंट सामने है कि हमें इन चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ेंगे। बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। नोट्स देखिए, प्लीज ट्राई टू मेक द नोट्स बाय योरसेल्फ। ये जितने भी हैं, मैं आई विल डू वन थिंग, मैं आफ्टर द क्लास इस पर्टिकुलर बोर्ड की पिक लेके अपने इंस्टाग्राम जो चैनल है और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे मैं ये अपलोड कर दूंगी पिक। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जितनी भी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई हैं आप इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। फॉर मी इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा पाऊँ हर चैप्टर के। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग नोट्स के लिए प्लीज़ अभी कमेंट मत कीजिए। आप लोग नोट्स अपने आप प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। ये देख के मैं बोर्ड की पिक अपलोड कर दूंगी, आप रेगुलर वहाँ से नोट्स बना लीजिए। स्टिल कोई क्वेश्चन में डाउट है, टॉपिक में डाउट है, दैट यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में प्लीज़ उससे मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। वीडियो में ट्राई करूंगी मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊँ, बट थोड़ा सा डिले हो सकता है वीडियो में। तो आप जब तक ये प्रीवियस वीडियो देखिए, इनको अच्छे से कवर कीजिए। अगली क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।